बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हर किस्म की कन्फ्यूजन, हर किस्म के इबहम जो है वो दूर कर दिए हैं। अब मामला ये है कि सियासी जमातें जो है वो अपने सियासी जोड़ तोड़ और सियासी इत्तेहाद के चक्कर में हैं और सियासी इत्तेहाद बना के जो है वो किस तरह सीटें लेनी हैं, किस तरह नंबर गेम पूरी करनी है, उसका जो है वो प्लान किया जा रहा है। अवाम के पास जाया जा रहा है, अवाम को समझाया जा रहा है, अवाम को बयानियाँ पेश किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो अपने पार्लिमानी बोर्ड से खिताब में जो है वो बार बार एक ही मुतालबा कर रहे हैं, एक ही बात दोहरा रहे हैं कि हिसाब होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। अगर हमारी हुकूमत ख़त्म ना होती तो पाकिस्तान एशियन टाइगर जो है वो बनता। जबकि अगर हम देखें तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनका बयानिया सिर्फ यही है कि उन्होंने नून लीग पर तनकीद करनी है, नवाज शरीफ को लाडला और पता नहीं क्या क्या खिताब से नवाजना है, लेकिन अवामी मसाइल के हल के लिए उनके पास क्या एजेंडा है वो अभी तक उन्होंने पेश नहीं किया कि आखिर वो अगर उन्हें हुकूमत मिलती है तो उनके पास एजेंडा क्या होगा, उनके पास प्लान्स क्या होंगे। इसी के साथ साथ बाकी जमातें जो हैं वो अपने जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है उसको फ़रोग़ क्यों दिया जा रहा है, उसकी बार बार बात क्यों की जा रही है, कोई प्लान जो है वो क्यों सामने नहीं आ रहे। इसके लिए मैं आज ज्वाइन किया है डॉक्टर आसिफ करमानी साहब, मुस्लिम लीग नून के इंतहाई अहम रहनुमा हैं। उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर प्लान्स क्या हैं कि 8 फरवरी को आपके जो नंबर गेम है वो पूरा हो सके और आप हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब मुझे सर ये फरमाइएगा कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब जब से वापस आए हैं और पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब कर रहे हैं, उन्होंने कौम से भी खिताब किया, लेकिन वो बार बार हिसाब की बात करते हैं, वो बार बार एहतसाब की बात कर रहे हैं। कोई वे फॉरवर्ड जो है वो नहीं दे रहे और ना ही कोई उनकी तरफ से ऐसा कोई प्लान सामने आ रहे हैं, शायद आगे चल के आ जाएं। तो मुझे समझाइएगा, पब्लिक को समझाइएगा कि आखिर ये हिसाब किताब किससे लेना चाह रहे हैं। सर गुजारिश ये है कि देखिए, नवाज शरीफ साहब कोई नई या अनहोनी बात तो कर नहीं रहे। उनका हमेशा से एक स्टैंड रहा है कि भाई जो भी तमाम इदारे हैं उनको आइन और कानून के दायरे में रहकर अपना किरदार अदा करना चाहिए। और जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब ज़ाती तौर पर भी और उससे बढ़कर कि पाकिस्तान को जो एक नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा खुसूसन 2018 के इलेक्शंस के बाद से, और जिस किस्म के यहाँ पाकिस्तान को बहरान दर बहरान का सामना करना पड़ा, तो उसमें मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब हक बजानिब हैं कि अगर वो ये पूछते हैं भाई कि एक अच्छी भली चलती हुकूमत को जिसमें महंगाई भी कंट्रोल में थी, बेरोजगारी भी कंट्रोल में थी, अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही थी, सी पैक आया हुआ था, लोड शेडिंग खत्म की गई, 20-20 घंटे होती थी, तो वो वजूहात जानना चाहते हैं कि आया किन वजूहात पर एक शख्स को यानी नवाज शरीफ को बेगुनाह एक बेटे से तनख्वाह न लेने पर निकाला गया, चूंकि उसका नवाज शरीफ को तो जाती तौर पर तो जो तकालीफ पहुंची, उनको जो दुख पहुंचाए गए उसका तो वो हमेशा कहते हैं और उन्होंने अल्लाह पे मामला छोड़ा। लेकिन जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है बलोच साहब, वो उसका कहते हैं कि कोई तो बताए कि ऐसा क्यों किया गया। अब इसको कुछ हमारे दोस्त उसको एहतसाब का रंग दे देते हैं। हरगिज़ ये एहतसाब नहीं है, ये सिर्फ एक सेल्फ एक समझ लें अकाउंटेबिलिटी कह लें इसको, कि जाती तौर पर लोगों को पता होना चाहिए अवाम को कि भाई ऐसे क्या मुश्किल और आसमान टूट पड़ा था कि एक चलती अच्छी भली हुकूमत को रुखसत किया गया। इससे ज्यादा वो लेकिन करमानी साहब अगर हम इन्हीं बातों को लेके बैठे रहेंगे कि आखिर उस वक्त क्या होता है, और सबसे बड़ा जो रिलीफ मिला है नवाज शरीफ साहब को, उनके जो केसेस खत्म हुए हैं वो बरी हुए हैं उन्हें बाइज्जत, क्या सबसे बड़ा रिलीफ ये नहीं है और ये दलील काफ़ी नहीं है कि उन्हें जो है वो आगे चलना चाहिए, बजाय जो है पीछे मुड़ के देखने के, हिसाब की बात करने के, किताब की बात करने से? ठीक है ज्यादती हुई मान लिया, लेकिन वे फॉरवर्ड क्या है सर? सर वे फॉरवर्ड तो देखिए, वे फॉरवर्ड यही है जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं। जैसे उन्होंने पहले भी बात की कि एक ट्रूथ कमीशन बनना चाहिए, ताकि कम से कम अब इट्स हाई टाइम नाउ कि आप बैठकर तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ये तय करें कि जो वे फॉरवर्ड की आपने बात की है कि इस पाकिस्तान को आपने कैसे चलाना है। अगर तो बार बार इस किस्म के रोड ब्लॉक्स आने हैं मुंतखब हुकूमतों के रास्ते में, तो वो भी पता होना चाहिए। और वो सिर्फ उनका मतमा नज़र ये है कि जो भी इस किस्म की माजी में
एक्सरसाइजेस की गई हैं कि एक चलती अच्छी मुंतखब हुकूमत को हटा दिया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। और एक अवाम जिसको मैंडेट दें उसको मैंडेट पूरा करना चाहिए। रही आपका एक सवाल नामुकम्मल रह गया जवाब, जी जी कि जहाँ तक वे फॉरवर्ड आपने मुस्लिम लीग नून के हवाले से पूछा है, उसमें देखिए नवाज शरीफ साहब ने एक मंशूर कमेटी बना दी है और बहुत जल्द मैं समझता हूँ कि उसका भी एक मंशूर हमारा सामने आ जाएगा। और वे फॉरवर्ड जो है मैं समझता हूँ वो है इस मुल्क के, जो आपने इंट्रो में भी फरमाया कि रियल इश्यूज जो हैं वो इल्जामात नहीं हैं। जी हाँ, आप वन कैन फॉरगिव बट वन कैन नॉट फॉरगेट। आपकी बैड मेमोरीज होती हैं, वो एक ठीक हिस्सा है, बन जाती हैं आपकी, लेकिन उसको आप माफ तो कर सकते हैं लेकिन भुलाया नहीं जा सकता। ऐसा ही है। असल इशू जो, जैसे आपने अपने इंट्रो में बलोच साहब फरमाया कि उस तरफ तवज्जो देने की तमाम सियासी जमातों को जरूरत है, वो है महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, आपका अनएम्प्लॉयड यूथ है, जी जी उसके लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है। ये वो इश्यूज हैं जो चंद बुनियादी, सेहत के ऊपर आपकी क्या तरजीहात हैं, तालीम जो इतनी महंगी हो चुकी है, एक मिडिल क्लास का आदमी अपने बच्चों को आला तालीम, अच्छी तालीम नहीं दिलवा पा सर, रहा, मैं बिजली का बिल नहीं यही दे डॉक्टर पा साहब, रहा, मैं गैस का इसी बिल नहीं दे पॉइंट पे पा आप बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं आपकी तवज्जो इसी पॉइंट की तरफ दिलाना चाह रहा था कि मियाँ साहब के पास जो है वो प्लान्स क्या हैं, नून लीग के पास प्लान्स क्या हैं कि वो आवाम के जो जहाँ से तरक्की रुकी थी उसको जाहिर बात है आगे लेके चलना है मुल्क को, तो प्लान्स क्या हैं, आवाम के मसाइल कैसे हल होंगे? देखिए आप ये देखिए कि माजी गवाह है बलोच साहब के, नवाज शरीफ साहब को जब भी हुकूमत मिली है तो पाकिस्तान के माशी हालात हमेशा ज़बू हाल रहे, ठीक है। और नवाज शरीफ साहब ने फिर उसमें अपनी मेहनत करके, अपना एक टीम वर्क के साथ उन्होंने पाकिस्तान को उन मसाइल से निकाला, ये जी रिकॉर्ड की जी बातें। जी और अब भी आप देखिए कि जो मैंने अर्ज किया कि हमारा मंशूर बन रहा है, ये एक तरक्की पसंद, एक ये पीपल्स फ्रेंडली, ये यूथ फ्रेंडली मंशूर होगा, ठीक। जिसमें इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के जो बुनियादी इश्यूज हैं, जिस तरह पहले उनको नवाज शरीफ साहब ने अपने अधूरे द्वार में भी टैकल किया और रिजॉल्व किया, इंशाल्लाह ताला अब भी एक ऐसा मंशूर दिया जाएगा मुस्लिम लीग की तरफ से कि जो इस पाकिस्तान में जो रियल इश्यूज हैं, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और यूथ की जो अनएम्प्लॉयमेंट है और दीगर मसाइल जो हैं, उसके इंशाल्लाह ताला वो खात्मे की तरफ पहला कदम होगा। जी, तो इससे जो सर हिसाब किताब की बात की जा रही है, मेरे माइंड में एक सवाल पैदा हो रहा है और लोग इससे एक तासुर ले रहे हैं कि मियाँ साहब शायद जो है वो एंटी इस्लामी बयानियाँ जो है वो लेके चल रहे हैं। नहीं, देखिए ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां या प्रो एस्टेब्लिशमेंट बयानियां, मैं नहीं इसको इस तरह डिस्क्राइब करूंगा। देखिए बलोच साहब, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, जी जी एस्टेब्लिशमेंट हो या फौज हो, वो एक हकीकत है, सही है, और उसकी पाकिस्तान को जरूरत भी है। सही है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो एक लाजिम व मलजूम है। आप देखिए ना, आपके बॉर्डर्स पे कौन लोग बैठे हैं, ठीक है। इधर एक बॉर्डर पे, आपके ईस्टर्न बॉर्डर पे एक आपका दुश्मन बैठा है और वेस्टर्न बॉर्डर पे भी उसी की प्रॉक्सी है। पाक फौज की अब देखिए कितनी शहादतें हुई हैं, नौजवान जवान जवान बच्चे शहादतें दे रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि कोई भी जमात जो है वो, अगर इस्टेब्लिशमेंट से मुराद आपकी फौज है, तो कोई भी सियासी जमात या अवाम वो मुतहमल नहीं हो सकते कि किसी तरह भी फौज या इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियां जौन से उसको आगे लाया जाए। और मैं तो इसकी बहुत सख्त मजम्मत करता हूँ हमेशा कि ये पाकिस्तानी फौज आपकी जोग्राफियाई सरहदों की मुहाफिज है। और असल मसला ये है कि अब टाइम ये है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें आपकी सानिया 9 मई है सर, सानिया 9 मई को क्या हुआ आपने देखा, सारी अवाम ने देखा, दुनिया ने देखा। सानहा 9 मई जो है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में 3 सानहा हुए हैं जी बलोच साहब। ठीक है। एक तो सानिया हुआ जो 1971 में सकूते ढाका हुआ, सही है। उसके बाद मैं समझता हूँ कि फिर 16 दिसंबर को ही APS में एक सानिया हुआ था, जहां हमारे मासूम पाकिस्तानी कीमती बच्चों को शहीद किया गया। और तीसरा ये सानिया 9 मई था। बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने भी ये किया, मैं समझता हूं कि कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी तस्वुर भी नहीं कर सकता कि अपनी पाक फौज, हाँ आपको इख्तलाफ हो सकता है उनके सियासी किरदार पे, लेकिन ये क्या तरीका है जी कि आप GHQ में घुस जाएं, आप शोहदा जिन्होंने हमारे लिए शहादतें दी हैं, पाक फौज के शोहदा ने, उनके आप जो यादगारें हैं या तस्वीर हैं उनकी बेहुरमती करें। ठीक है। आप जिना हाउस, जो कायदे आज़म जिसने ये मुल्क बनाया था,
उसके नाम से मंसूब जो कोर कमांडर की रिहाइश गया वहां घुस जाए, उसको आग लगा दे, नजर आतिश कर दें, आप मियां वाली एयर बेस पर चढ़ दौड़े। तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने सानेहा 9 मई किया, जो कि उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलव्वस हैं, और जो उसमें मुकदमात का जिनको सामना है, जिन पर इल्जामात हैं, उनको तो मैं समझता हूं जी कि किसी सूरत भी पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो लोग जो सानिया 9 मई में मुलव्वस नहीं है, बेगुनाह हैं, क्लियर हैं, उनको इजाजत भी होनी चाहिए इलेक्शनों में हिस्सा लेने की। और मैं यहां तक कहने को तैयार हूं, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, कि जो बेगुनाह लोग हैं, जो एज अ जमात पीटीआई को हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए, और उसको अगर बल्ले का सिंबल भी वो मांगते हैं तो दें उन्हें, ठीक है, ताकि जरा ये दूध का दूध पानी का पानी पता चले ना, कि ये वाकई सोशल मीडिया पे सारा शोरो गोगा है, ये वाकई ग्राउंड। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने सर पीटीआई की बात की, तो मैं आपकी तवज्जो जरा दिलाऊंगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ भी, कि बिलावल साहब जो है वो बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। बार बार कभी लाडले का खिताब दिया जाता है मियाँ साहब को, और कभी कहते हैं कि लाहौर का वज़ीर-ए-आज़म कबूल नहीं होगा, और कभी कहते हैं कि जो बुजुर्ग सियासतदान है उन्हें घर बैठना चाहिए, नौजवान क़यादत को आगे आना चाहिए। तो आप समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है पीपल पार्टी के पास, बाकी सियासी जमातों के पास? देखिए, ये एक सियासी बयानबाजी है, और असल में मैं समझता हूँ, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, कि जो लोग भी ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं उनको चाहिए कि बजाय ये लेवल प्लेइंग फील्ड, या तो निशानदेही करें ना, जलसे भी करते हैं, जुलूस भी निकालते हैं, और उसके बाद भी कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, या तो निशानदेही करें। बल्कि बेहतर होगा ऐसे लोगों के लिए, मेरा मशवरा ये है कि वो अपनी कारकर्दगी बताएं कि उनकी कारकर्दगी जब वो इक़्तिदार में थे तो क्या रही है। जहां तक बुजुर्गों की बात आ गई कि जी वो नहीं होना चाहिए उनको, तो जाहिर है उनके वालिद मोहतरम, मैं बड़ा रिगार्ड करता हूँ जरदारी साहब का, वो भी बुजुर्गों की फहरिस्त में शुमार होता है उनका। तो बिलावल साहब एक सियासी हिजान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अभी तक मैं नहीं समझता कि उनको इसमें कोई कामयाबी हासिल हुई है। तो डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि मियाँ साहब जो है वो कब आ रहे हैं आवाम के पास? अभी तक तो वो सिर्फ पार्लिमानी बोर्ड से उन्होंने खिताब किया, कौम से खिताब किया, लेकिन 21 अक्टूबर के बाद जो है वो आवाम के सामने नहीं आए। देखिए, उसमें जैसे आपने खुद आपके सवाल में ही मोहतरम बलोच साहब आपका जवाब है कि इस वक्त हमारी बड़ी एक्सटेंसिव पार्लियामेंट्री बोर्ड्स की मीटिंग हो रही है, एक एक सीट पर 10-10, 15-15 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया हुआ है, और मियाँ साहब सुबह से लेकर शाम तक वो उस मामलात में उलझे हुए हैं। और जाहिर है वो मियाँ साहब जलसे तब शुरू करेंगे जबकि उम्मीदवारों का फैसला हो जाएगा, ठीक है, कि भाई किस हल्के से किस उम्मीदवार ने लड़ना है। फिर वहां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ साहब, फिर तमाम लीडरान की ड्यूटियां लग जाती होती हैं। लेकिन अभी उम्मीदवारों का चूंकि अभी मुंतखब चुनाव नहीं हुआ, अभी वो प्रोसेस जारी है। इंशाल्लाह जो ही वो ख़त्म होगा उसके बाद नवाज शरीफ साहब के जलसों का भी एक बाकायदा प्रोग्राम का ऐलान किया जाएगा, और वो जाएंगे, लोगों से खिताब करेंगे, अपने उम्मीदवारों की कैंपेन करेंगे, हल्कों में जाएंगे उनके। तो इसी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग के दौरान ही जो है वो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। कभी दानियाल अजीज़ का मामला आता है, कभी एहसन इकबाल साहब का मामला आता है, और कभी कोई खबरें और आती हैं कि टिकटों की तकसीम के हवाले से या टिकटें हासिल करने के हवाले से जो है वो पार्टी के अंदर दरारें पड़ रही हैं। नहीं, देखिए, जब भी इलेक्शंस आते हैं हर उम्मीदवार की ख्वाहिश होती है कि उसे टिकट मिले, ठीक है। अब 10 उम्मीदवार हैं, उसमें से मिलेगा सिर्फ एक को ही, और जाहिर है बाकियों को पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी करना होती है। तो हर कोई शख्स अपनी लॉबिंग करता है, अपना जोर लगाता है, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, और ये मैं अरसे से देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, ये होती है। और जहां तक आपने सवाल किया दानियाल और एहसन इकबाल का, तो उनका एक इशू लोकल सतह पे था, आई थिंक वो भी मैटर रिजॉल्व हो गया, ऐसा कोई इशू अब नहीं है जी। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि नून लीग के कायद जो है वो आपका मंशूर जो है वो अभी उसकी कमेटी बनी हुई है, काम कर रही है, तो इसको कब तक फाइनल कर लिया जाएगा? और दूसरा मेरा साथ ही क्वेश्चन ये, इसको जवाब दे दें कि जो सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं वो आपको श्योरिटी है कि ये सियासी इत्तेहाद आपको कामयाब करा पाएंगे या आपकी गवर्नमेंट में हेल्पफुल होंगे? देखिए, जहाँ तक मंशूर की आपने बात की है, उसमें मंशूर कमेटी जो उनकी दिन रात लगी हुई है, उसमें मुख्तलिफ हर शोबे से मुतल्लिका लोगों को उसमें एंगेज किया गया हुआ है। और बेस्ट हम चाह रहे हैं कि एक मंशूर आए मुस्लिम लीग नून का, जो हर तबके का, जो
जो बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी, जो मिडिल क्लास के लिए भी, गरीब के लिए भी, तलबा के लिए भी, सब के लिए उसमें एक बाकायदा आइंदा का रोड मैप वाज़िया हो, और इंशाल्लाह ताला वो जल्द आ जाएगा। ठीक है। जहां तक आपने इत्तेहादों की बात की है, देखिए ये इत्तेहाद भी, सीट एडजस्टमेंट जौन सी हैं, ये भी इलेक्शनों में होती रहती हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, और आई डोंट लाइक, मैं अप्रूव नहीं करता ये पावर पॉलिटिक्स। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का मुकदमा केस बहुत मजबूत है, और नवाज शरीफ साहब के गुज़श्ता 3 अधूरे अदवार की, जिसमें उन्होंने एटमी धमाके भी किए हैं, सी पैक भी लाए हैं, लोड शेडिंग भी ख़त्म की, महंगाई भी कंट्रोल में थी, मैं नहीं समझता, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हमें, ये तमाम जमातों के लिए मर्ज कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग माई ओन पार्टी, के जो हमारे पुराने वर्कर्स हैं, मिडिल क्लास के, पढ़े लिखे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला, वो लोग जो साल हा साल से, दहाइयों से इस जमात के साथ मुंसलिक हैं, मेरा ख्याल है कि ऐसे पढ़े लिखे मिडिल क्लास नौजवानों को आगे लाना चाहिए, और तमाम जमातों को चाहिए, चूंकि ये मुल्क जो था ना बलोच साहब, ये कायदे आज़म ने गरीब और मिडिल क्लास के लिए बनाया था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ अशराफिया जो है वो हर तरफ नजर आ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को अब चाहिए, इट्स हाई टाइम नाउ, कि अब वो पढ़ी लिखी नौजवान क़यादत को आगे लाए, और बाकी लोगों को भी जरूर मौका दिया जाए। बिल्कुल ठीक है किरमानी साहब, तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि वो नौजवानों को मौका दें और उन्हें आगे लेके आएँ और मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि सियासत जो है वो आखिर जा किस तरफ रही है। तमाम पार्टियां जो हैं वो अपने अपने सियासी इत्तेहाद बना रही हैं, लेकिन अवाम कहाँ है, मुल्क कहाँ है, मुल्क की बात जो है वो कहाँ की जा रही है। प्रोग्राम के इस हिस्सा में हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं शर्मिला फ़ारूकी साहबा, पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, और खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और फिर लेटर हमें ज्वाइन करेंगे अज़र सदीक साहब भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। मैम शर्मिला, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मुझे बताइएगा कि आपका मंशूर जो है वो अभी तक सामने नहीं आया। मंशूर की तैयारी जो है वो हो रही है आपकी, लेकिन मंशूर जो है वो कब तक आ जाएगा? बिलावल साहब जो है वो जलसे कर रहे हैं, जलसों में तकरीर जो है वो की जा रही हैं, लेकिन प्लान्स क्या है? प्लान अवाम की जो किस्मत है वो कैसे बदलेगी, अवाम के मसाइल जो है वो कैसे हल होंगे, कब तक प्लान आ रहे हैं आपके? जी शुक्रिया बलोच साहब। देखिए मंशूर तो हमारा तैयार है और इंशाल्लाह ताला जल्दी हम उसको आवाम के सामने लेकर आएंगे, लेकिन उसके जो चीदा नुकात हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने तमाम जलसों में उसके ऊपर बात कर चुके हैं। चाहे वो किसान कार्ड के हवाले से बात हो, चाहे वो यूथ प्रोग्राम्स के हवाले से बात हो, चाहे वो ख़वातीन को हुकूक देने के हवाले से बात हो, बलूचिस्तान को हुकूक देने के हवाले से बात हो, बलूचिस्तान के लिए हमारे फ्यूचर प्रोग्राम्स क्या हैं, किस तरह उनकी एहसास महरूमी को ख़त्म किया जाएगा, BISP को मज़ीद बढ़ाने की बात की गई है। तमाम चीज़ें हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने हर वर्कर कन्वेंशन के अंदर और अपने हर जलसे के अंदर मैनिफेस्टो में से ही लेके चीदा नुकात जो हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो हम तो अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। बाकी दीगर जमातें, हमें नज़र नहीं आता कि कोई जलसे कर रहा हो या कोई कन्वेंशन कर रहा हो या कोई वर्कर्स के दरमियान हो, हमें नहीं नज़र आता। आई डोंट नो कि किस किस्म के इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ ड्राइंग रूम की सियासत हो रही है बाकी जमातों की। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो इस वक्त आवाम के दरमियान है, जो कि एक जमहूरी तरीका होता है इलेक्शन लड़ने का। इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है मिल गई है। लेकिन ये पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। पीपल्स पार्टी के तमाम तरक्याती काम सूबा सिंध में बंद कर दिए गए, बिलखुसूस वो घर जो सैलाब ज़दगान के लिए बनाए जा रहे थे, जो अवामी काम थे उनके ऊपर सारी बैन लग गई। इसी तरीके से आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ने आज चीमा साहब के ऊपर नोटिस लिया है, उनको कहा है कि उनको हटाया जाए। ये बात हम उस वक्त से कह रहे हैं जिस वक्त से वफाकी काबीना बनी थी, और हम यही कह रहे थे कि ऐसे अशखास उसमें बैठे हैं जिनकी बहुत ही करीबी कुर्बत है PMLN से। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आपने देखा है कि जिस तरीके से स्टेट प्रोटोकॉल दिया जा रहा है मियाँ साहब को, जिस तरीके से जहां वो जाते हैं और IPP को उनके साथ अलायंस बनाने की तजवीज़ दी थी वो हुआ। इसी तरीके से बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स वहां गए। ये तमाम चीज़ें हैं जिसमें
एक कोई ना कोई पीछे से एक कोई कुव्वत है जो उनको लाडला बना के सबके सामने पेश कर रहे हैं और ऐसे हवा का रुख चला रहे हैं कि जैसे सबको ये तासुर दिया जा रहा है कि अगले वजीर आजम PMLN से हैं। देखें, मैं खुर्रम हमीद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा सर। आप तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन जो है उनके हलका से इलेक्शन लड़ रहे हैं मियांवाली से, तो उनकी तहरीक इंसाफ का जो दावा है कि तहरीक इंसाफ तो क्लीन स्वीप करेगी, और मियांवाली का हलका जहां से तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन ने इलेक्शन लड़ा था, तो आपको उम्मीद है कि आप वहां से जीत पाएंगे? देखिए, पहली चीज ये है कि वो उनका हलका नहीं था, वो दूसरे हलके से इस तरफ आए थे। ठीक है। और यहाँ पर आकर उन्होंने लगातार जीता और इस हलके के लोगों ने बहुत ज्यादा पजीराई की और इलेक्शन वो जीतते रहे और हम खुद उस वक्त साथ थे, हमने साथ दिया। जी। अब ये इलेक्शन है, हमारा डिस्ट्रिक्ट है, अभी मौजूदा सूरत हाल जो आपके सामने है, तमाम दुनिया के सामने है, तो हमने तो इस चैलेंज को कबूल करते हुए फील्ड के अंदर हैं और हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम इलाके अपने को भी अपग्रेड करें और अल्लाह ताला मौका दे तो हम पाकिस्तान को भी जो अपने लेवल पे हम कर सकते हैं, जो अल्लाह मौका दे उसके मुताबिक आगे चले। तो जी आप बात करने लगे थे रोहड़ी साहब, सानिया 9 मई जो है वो मियांवाली में भी काफी जलावरा हुआ था, तो उसके बाद की वहाँ पे क्या सूरत हाल है? लोगों का जो माइंड सेट था एक वो चेंज हुआ, जो तहरीक इंसाफ ने जो काम नहीं कर पाई, या तहरीक इंसाफ जो वादे थे वो नहीं जो उन्होंने पूरे किए, तो अभी मियांवाली के अवाम का क्या वहाँ पे क्या स्टांस, क्या रद्द-ए-अमल क्या है वहाँ पे? देखें, एक होती है जज्बाती वाबस्तगी। उस जज्बाती वाबस्तगी में कई दफा आप बल्कि अक्सर हमारा जो मुल्क है, हम अदल को या ऑन ग्राउंड सिचुएशन को अप्रिशिएट नहीं करते और हम जज्बाती वाबस्तगी में चलते हैं। 9 मई का वाकया है और 10 मई का वाकया, हमारे पास 2 वाकये हैं, तो एक 9 मई को हुआ और एक 10 मई को हुआ। अब 9 मई का जो वाकया है वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर है और 10 मई का वाकया है वो है जो पुलिस स्टेशन जलाए गए वगैरह वगैरह। जो सबसे अनफॉर्चुनेट चीज है वो ये है कि जो लोग आप किसी के कहने पे किया ना, आपने एक पूरी मूवमेंट खड़ी की अगेंस्ट स्टेट, लोगों को प्रोवोक किया, लोग जज्बाती तौर पर बाहर आए और उन्होंने एक ऐसा अमल कर दिया जो उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो अमल करवाने वाले ज्यादा जिम्मेदार, यानी जिन्होंने उनको से ये अमल करवाया। अब जब ये सारा अमल हो गया तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी उन लोगों को, जिन लोगों ने ये अमल किया था, ना उनका पूछा, ना उनको कुछ सपोर्ट की, ना उनको किसी हालत में ले जाकर उनके लिए कोई बेहतरी की। तो कोई पुरसाने हाल को नहीं है। जी, मैं तो कई दफा बल्कि 2 दफा टीवी पे पहले भी कहा है कि आप लोग आके देखें, क्योंकि सिंसेरिटी से एक चीज को करना चाहिए। आप लोग आके देखें और देखें हालत है क्या। देखिए, एक जो जिला होता है उसके एक बच्चे, जिस जगह पर मैं अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहता, सिंपल सा मेरी एक कैलकुलेशन है, जहां मैं अपने बेटे को नहीं भेजना चाहता, मैं दूसरों के बेटे को कैसे भेज के फंसा सकता हूं। और अगर मैं ये काम कर रहा हूं और अगर ये काम मेरे से हो रहा है कि मैं दूसरों के बच्चों को लेके जा रहा हूं, अपने बच्चे को बचा रहा हूं, तो मुझे बताएं मेरे से बढ़ के जालिम और मेरे से बढ़ के और कौन क्या हो? लोगों की औलादें और हैं कौन? और वो लोग को हैं कोई बड़े लोगों के बेटे हैं, या वो लोग हैं कोई जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो लोग जो इमोशनली फंसे इस चक्कर में, इस्तेमाल हो गए और उसके बाद आज तक वो लोग सफर कर रहे हैं। ठीक। जिसने जो बाकी थे उनके तो औलादे ठीक है, या सिर्फ और सिर्फ टिकट के चक्कर में कोई फंसता है कि मैंने टिकट लेना है और मैंने टिकट लेने के लिए दूसरे की औलादों को फंसाता है, या जो ऊपर एक पार्टी पॉलिसी आ रही होती है उस पे ऊपर फंसाते हैं और लोगों की औलादों को फंसाते हैं, और जब वो फंस जाते हैं उनका कोई पूछने वाला नहीं होता। आप मेरे पास ऐसे खानदान आए हैं कि एक औरत है, मैं आपको छोटा सा वाकया बताता हूँ, उसका 11 साल का उसका बच्चा है। हमारे इलाके के अंदर पर्दा है और हमारे इलाके में जब खवातीन आ जाएं तो हम हर चीज को भूल जाते हैं और सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि औरत आ गई है हमारे पास। ठीक है। जब मैं बाहर निकला, मेरे घर में वो खातून मौजूद थी, उसका 11 साल का एक बच्चा है। अब उसके वालिद ने 9 मई के दिन हीनियस क्राइम किया। अब उसका केस चल रहा है, खतरनाक केस चल रहा है। उसके 7 बच्चे हैं और उसकी एक बेटी जिसके उसके पकड़े जाने के बाद शादी हुई, क्योंकि डेट तय थी,
उस खातून ने मुझे कहा कि मैं भाई अपने घर का सामान बेच बेच के गुजारा कर रही हूँ, क्योंकि उसका खामद एक लोडर चलाता था, ये जो आप देखते हैं लोडर मार्केट के अंदर फिरते हैं। अब वो आदमी इस्तेमाल हो गया, अब उसकी एज क्या है, चले 22 साल का बच्चा तो एक इस्तेमाल होता है, 19-20 साल का, अब ये 40-45 ईयर्स के एक आदमी इस्तेमाल हो गया, उसका खानदान तबाह हो गया। ऐसे ये कई कहानियां, ये एक वाकया बता रहा हूं, ये कई कहानियां, इसी तरह सैकड़ों वाकये हैं। आप मुझे बताएं, मैं अपना बेटा भेजूंगा, या ये जितनी बड़ी पार्टी की लीडरशिप थी जिन्होंने उसको इस्तेमाल किया, किसी ने अपना बेटा भेजा? अगर किसी के बेटे का नाम आया भी सही उन बड़ों में से, तो वो किसी ने अपना बेटा इस वक्त इंग्लैंड निकाल दिया, किसी ने अपना बेटा किसी दूसरे मुल्क में भेज दिया। अगर नाम भी आया जी, तो दिस इज व्हाट एक्चुअली सिचुएशन। बिल्कुल ठीक है। हमें रॉकेट साहब, हम तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ लेना चाहेंगे। अजहर सदीक साहब, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला महफूज हो गया है और लग ये रहा है, ख़तरा ये है कि शायद तहरीक इंसाफ बल्ला ना बचा पाई है, तहरीक इंसाफ खुद जो है वो सर्वाइव ना कर पाए। तो क्या जब ये फैसला आता है, नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी आए, तो क्या प्लान क्या है तहरीक इंसाफ का? पहली बात तो है, अब तो कोई डाउट रह नहीं गया, अब तो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में मैदान में आ गई है और चीफ इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर लिया है। जो हम बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन की बदनीति की, वन साइडेड होने की, अब जुबान ज़द आम आ गई। अब तो हर कोई ये कह रहा है, यानी अंदाजा लगाएं, आज भी चीफ इलेक्शन कमीशन के मेंबरान इमरान खान और उन पे फर्दे जुर्म आयद करने के लिए तौहीन इलेक्शन कमीशन में, यानी एक तरफ इलेक्शन का माहौल शुरू हो गया है और उसकी तारीख भी फिर उन्होंने गालबन को 21 तारीख रख दी है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और फिर जहां तक ये वाला मामला है, पार्टी इलेक्शन को इतना बड़ा इश्यू तो नहीं, सबसे अहम इश्यू तो है जो आइन ने कहा का है, पार्टी इलेक्शन के इंपॉर्टेंस को इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि हमने उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे दी हुई है। आइन कहता है कि इलेक्शन कराने हैं, 90 दिन में करा नहीं सके, 60 दिन में इन्होंने वैसे तोड़ दिया। और अब भी जो इलेक्शन हो रहे हैं 1 साल बाद, यानी 1 साल बाद गैर कानूनी तौर पर आपने देखा है 13 जनवरी तक जो है ना वो टिकट का इलेक्शन कमीशन ने फाइनल करना है। जब इलेक्शन छुपा के रखेंगे, हम छुपा के रखेंगे, हम साफ कह रहे हैं, हम क्यों देंगे, अब सीधी सी बात है। और जहां तक है, अगर बल्ला छीनने की कोशिश की गई वो हमारा आला अदालतों में चैलेंज करेंगे। बल्ला छीनने की कोशिश की गई तो आला अदालतों में चैलेंज करेंगे। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो फिर मैं जाऊंगा शर्मिला फारूकी साहब के पास और उनसे पूछेंगे कि पीपल पार्टी की जो सियासत है वो कहाँ तक पहुँची है और जो अवामी मसाइल हैं उनके हल के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं वो कहाँ तक पहुँच सकती हैं और कहाँ तक पहुँची हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मैम शर्मिला फारूकी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहता था लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया। मुझे ये बताइएगा कि जो मौजूदा सूरत हाल है, आपका किसी सियासी जमात से सियासी इत्तेहाद नहीं है, आप पंजाब में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, सिंध तो खैर आपकी अक्सरियत है, वहाँ पे आपको मसला नहीं है, बलूचिस्तान जो है वो उसकी सूरत हाल सामने हमारे पास BAP उनके साथ मिल गई है, नून लीग के साथ। KP के अंदर आपको आपके जलसे हुए कामयाब जलसे हैं जो है, लेकिन कैंडिडेट कहाँ पे हैं? कितने कैंडिडेट जो हैं वो आपके पास हैं कि आप पंजाब से, बलूचिस्तान से, सिंध से, KP से जो है वो विनिंग कैंडिडेट्स मैदान उतार सकें? बलोच साहब, एक बात अप्रिशिएट करें कि इस वक्त वाहिद पीपल्स पार्टी है जो पाकिस्तान के अंदर हर जगह कामयाब जलसे कर रही है। कोई ये नहीं कह सकता कि इन जलसों में लोग नहीं आ रहे। इन जलसों के अंदर भरपूर तरीके से आवाम शिरकत कर रही है, वो आ रही है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुनने के लिए। ये वालेहाना मोहब्बत है और एक वाहिद जमात है पीपल्स पार्टी जो इस वक्त मैदान में। किस तरह आप इलेक्शन लड़ते हैं? आप आवाम में जाते हैं, वर्कर्स कन्वेंशन करते हैं, जलसे करते हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। कोई और जमात बशमूल PMLN की जो अपने आप को कहती है कि जनाब हम तो 125 सीटें निकालेंगे, हम हुकूमत बनाएंगे और वो लाडले बने हुए हैं, क्या आपने उनको आवाम में जाते हुए देखा है? क्या कहीं पर भी कोई कैंपेन या कोई वर्कर कन्वेंशन आपको नजर आया है? ये किस किस्म की ड्राइंग रूम की सियासत है? व्हाट काइंड ऑफ एन इलेक्शन इज दिस? हम जिसे पीपल्स पार्टी बिलखुसूस हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और उसके बावजूद हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम आवाम के अंदर जाएं, बैलेट को तरजीह दें, लोगों को तरजीह दें, अपना पैगाम पहुंचाएं, चाहे वो यूथ के हवाले से हो, किसान के हवाले से हो,
चाहे वो जो हमने यूथ के प्रोग्राम्स लेकर आने सामने, BISP के अंदर हमने रकम बढ़ानी है, हमने किसान को मजदूर कार्ड देना है, हमने सब्सिडीज देनी है किसान को, तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। वी टॉक ऑन एवरीथिंग। हम ये भी कह रहे हैं कि पुरानी बोसीदा सियासत को तर्क कर दो, वो सियासत जो इस मुल्क के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ये कर रही है कि जेलों में डाल रही है, अपने सियासी मुखालफिन को झूठे मुकदमे बना रही है, और इसमें खुश हो रहे हैं आप कि जी हमने बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि हमने अपने मुखालफिन का मुंह बंद कर दिया। ये सियासत नहीं हो सकती पाकिस्तान के अंदर। तो इससे पाकिस्तान में मुझे बताइएगा काम नहीं आएगा। मैम शर्मिला, मुझे बताइएगा कि आपने वज़ीर दाखिला, निगरान वज़ीर दाखिला को पार्टी में शामिल किया है। सुन रहे थे कि भुट्टी साहब जो है वो नून लीग में जा रहे हैं, लेकिन नून लीग में जाते जाते पीपल्स पार्टी की जो है वो गाड़ी में सवार हो गए। तो इसके पीछे क्या राज है? क्या मुफम्मद के बादशाह जरदारी साहब ने जो है वो क्या कार्ड खेला है? कोई और कार्ड भी हैं जो आपकी पॉकेट में हैं जो खेलने जा रहे हैं? इसके पीछे बलूचिस्तान का वो कामयाब जलसा है जिस जलसे पे भुट्टी साहब ने ये कहा कि मैंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जलसे के बाद ये इतना बड़ा जलसा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का देखा है। ये वो जलसा है, इसमें किसी किस्म की कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई पीछे से कोई आहनी हाथ नहीं है। ये जब आप देखते हैं ना कि अवाम में कितनी मकबूलियत है किसी जमात की, फिर आप कहते जी दिस इज द पार्टी, ये यहाँ पजीराई हो रही है और यहाँ मुझे जाना चाहिए, ये बेहतर प्लेटफॉर्म है खिदमत करने का। दिस इज द रीजन। ठीक, रोकड़ी साहब मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। हमीद रोकड़ी साहब, मुझे बताइएगा कि कोई जमात जो है वो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और कोई कह रही है कि जो है वो लोग जो है वो पीछे हैं, कोई आनी हाथ नहीं है पीछे या कोई खुफिया हाथ नहीं है पीछे। तो ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया है ये किस हद तक दुरुस्त है कि आप जो है अब सियासी जमातों को तो अपना बयानिया पेश करना चाहिए अवाम के अंदर, सियासी जमातों को तो अपने प्लान्स पेश करने चाहिए अवाम के अंदर, ना कि जो है वो कोई बात करे, जैसे अभी बात की मैम शर्मिला ने कि कोई आनी हाथ नहीं है, कोई कहता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही, कौन नहीं दे रहा। तो ये बयानिया की जो दौड़ है ये किस तरफ जा रही है? शर्मिला फारूकी ने जो बात की ना, पहले मैं उसको इंडोर्स करूंगा कि आपको चैलेंज कबूल करना पड़ता है और आपको फील्ड में होना पड़ता है। इलेक्शन लड़ने के लिए आप फील्ड में रहते हैं, आप मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं और फिर अल्लाह ताला रास्ते निकालता है। दिस इज द प्राइम जो चीज है वो ये है जो करने की है, और उस पर मैं इनको इंडोर्स करूंगा, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। दूसरा, एंटायर एस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया है ये तो हमारे पास बिकता है, ये तो हमेशा बिकता है। यानी अगर मैंने अपनी कोई गलती भी छुपानी है और मैंने अपनी पॉलिटिकल कोई भी जो मैंने अपने पास, देखे कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे कोई ये नहीं पूछेगा कि 3.5 साल की जो गवर्नमेंट थी आपने क्या किया। यानी मैं सिर्फ इवन कह दूं, बुज़दार की गवर्नमेंट 3.5 साल की कोई नहीं पूछेगा, हमारे इलाके में क्या तरक्की हुई इस चीज को कोई नहीं पूछेगा। लेकिन बाहर आने के बाद एंटायर एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बना के आप लोगों को साथ खेल लेंगे। ये एक अनफॉर्चुनेट, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। क्या आप समझते हैं कि बाकी दुनिया में जो हुकूमतें हैं वो पॉलिटिकल हुकूमतें वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चलती? क्या आप समझते हैं कि इंडिया में नहीं चलती, या आप समझते हैं दुनिया बाकी में नहीं चलती? लेकिन उनमें सबसे एक चीज है कि नेशनलिज्म के कॉज के ऊपर आकर कभी भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और वो बाहर जाकर ये किसी जगह के ऊपर इल्जामात का बौछार नहीं करते, और वहां पर भी फ्रिक्शन होती है। क्या किसने कहा है? तुम पढ़े किताबें उनकी, वो तो किताबों में भी लिख देते हैं एक चीज, हर 10 साल बाद एक नई किताब लिखते हैं, कहते हैं ये फ्रिक्शन थी, ये थी। लेकिन आप उनको कभी नहीं देखेंगे कि वो अपनी नालायकियों के बोझ फेंक दें इदारों के ऊपर। इशू ये है हमारे पास कि जब हम गवर्नमेंट में आते हैं तो गवर्नमेंट में आने के बाद हमने क्या करना होता है वो हम भूल जाते हैं। अवाम हमारी बड़ी सादा है और वो एक लेवल से नीचे जिंदगी गुजार के आदी हो चुकी है, और ये एक और क्लास है। अब ये पॉलिटिकली ये चीजें खत्म होती जा रही हैं। अब लोग डिमांड और करते हैं। अब हमने अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, अब आप कहते हैं ना कि ये क्यों पढ़ा लिखा बच्चा बिदक गया है। पढ़ा लिखा बच्चा क्यों ना बिदके, वो क्यों नहीं सोचता, वो सोचता है कि ये हो क्या रहा है। अब उनके इन चीजों को कौन एड्रेस करेगा? हम तो चल रहे हैं सारे पुरानी पॉलिटिक्स में, बुज़दार एड्रेस करेगा, कौन करेगा? तो ये चीजें, ये बयानिया फिर ऐसा बयानिया है कि इसको अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए बेचा जाता है और बिकता है। और पाकिस्तान में ये बहुत अनफॉर्चुनेट है
ये नहीं होना चाहिए। बस अपनी नाकामियां छुपाने के लिए जो है वो मलबा किसी और पर डालते हैं। अजहर सदीक साहब, तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया पार्टी भी कहा जाता है, और आपका जो वर्चुअल जलसा हुआ, ऑनलाइन जलसा जो हुआ, उससे लग रहा है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो कुछ और ही पता बता रही हैं। जो अपने कैंडिडेट्स आप छुपा रहे हैं और अब नौबत जो है वो वर्चुअल जलसे पे आ रही है, तो उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा? कितना कामयाब रहा आपका वर्चुअल जलसा, और फिर लोग जो है वो कैसे निकलेंगे, वोट डालने के लिए कैसे आएंगे? अच्छा, मेरा ख्याल है शायद हम सब लोग आमुकों की जन्नत में रहते हैं भाई। जो 72 साल सियासत है ना पाकिस्तान का रुख, वो तब्दील होने वाला है। आप साफ शफाफ इलेक्शन तो होने दें। ये 40 साल के 85 के जो प्रोजेक्ट है ये जमीन बोस होने वाले हैं। आप साफ शफाफ इलेक्शन होने तो दें। और आपने वो देख लिया केपीके के अंदर कितने बड़े कामयाब जलसे किए। या तो बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किए। पंजाब के अंदर तो आपको अगर इजाजत भी मिली है तो आपको जलसा ही करने नहीं दिए। मतलब एमको की जन्नत जो है वो तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन जेल में बैठ के जो है वो कहते हैं कि हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं, वो तो ठीक कह रहे हैं, और बाकी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो सारे एमको की जन्नत में रहते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी आप कभी दिल पे हाथ रखकर कभी रब को हाजिर नाजर जानकर बताएं कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है क्या हो रहा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फील्ड दे रही? लेवल प्ले फील्ड की तो दूर की बात है, मैंने तो आपके सामने रखा है। वर्चुअल जलसा इतना कामयाब था, डर और खौफ देख ले। ये निगरान हुकूमत है, हुकूमत दुम तो आके बैठी हुई है। वो बैठकर उसने को मौका, अभी उस्मान डार की वालदा के साथ क्या हुआ है, ये निगरान हुकूमत ही बैठी हुई ना यहाँ तक। मुझे बताएं किस सियासी जमात के खिलाफ इस तरह के एक्शन अभी हो रहे हैं? सिर्फ एक जमात है, और जो शर्मिला फारूकी साहबा ने बात की, मैं उनकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। हमें ये तरीकाकार बदलना होगा। मौका है इन सियासी जमातों के पास, आज भी मौका है। मैं 5 जून से कह रहा हूं कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। ये छोड़ दे, आप अपनी एस्टैब्लिशमेंट का रोल सिर्फ उस हद तक रखें जिस तक रखना है। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने 72 साल तारीख में इस मुल्क को क्या दिया है? अगर भाई जब आपकी गवर्नमेंट थी तो आपको ऑफर की गई कई बार कि मिसाके मैशत कर लें, मिसाके जो है वो मैशत करके मुल्क संवारें और मुल्क को आगे लेके चलें। आपके साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने किसी की बात नहीं सुनी, और फिर जी देखिए, मैं ये जो बात आप कह रहे हैं ना, ये ना गालिब दिल के बहलाने को खाल अच्छा है या ख्वाब अच्छा है, कौन सी इनके पास है क्या? इन सियासी जमातों को जब कहा गया मां सिवाय इन्होंने 17 महीने में क्या किया बताए ना? कर सकते थे ना ये भी मिसाके पाकिस्तान, या ये भी मिसाके मुश्किल कर सकते थे ना। 17 महीने में जो तबाही कर दी है, आगे क्या करेंगे ये लोग? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर कोरोना में जो इकोनॉमी बूस्ट हुई रिकॉर्ड के बाद है, वहां पर लोकल इंडस्ट्री कितनी बूस्ट हुई, हम सब ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बैन अल-अक़वामी जो अदादो शुमार है वो सारा कुछ बोलते हैं। जो बात समझने वाली है कि ये यानी अगर ये 17 महीने की हुकूमत ना ली होती ना इन लोगों ने, अब इनके पास कुछ नहीं है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का देखें, मैं जो कि वो जमीनी जमात है, और उन्होंने हमेशा कोशिश की है अवामी मसाइल को हल करने के लिए। मैं उस हद तक इत्तेफाक करता हूं, लेकिन वजह क्या है? चले मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। और रोखड़ी साहब, मुझे ये बताइए कि उस्मान डार साहब के घर का मामला क्या है? और उस्मान डार साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया है, ख्वाजा साहब फरीक साहब ने भी बात की है, ख्वाजा आसिफ ने भी बात की है, तो आपका क्या मौक़िफ़ है कि उस्मान डार के जो हालात पैदा हुए, ये उस्मान डार ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, वो किस हद तक दुरुस्त हैं सर? देखें, बात यह, मुझे एक तो सियालकोट हमारे से ये बहुत दूर है, हम तो रहने वाले हैं जिस इलाके के, हमारा वास्ता भी नहीं है इन इलाकों के साथ, ना मुझे पता है। मुझे इतना पता है कि ये बयानियां क्या लेके चल रहे हैं। 18 महीने की हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया, और 3.5 साल की हुकूमत ने मुल्क को ले गई थी अरूज के ऊपर, आसमान के ऊपर। किसको धोखा दे रहे हैं हम? जी। यानी अब पहली दफा पंजाब के अंदर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में पंजाब के अंदर डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ पैसे दे के लगते थे, फर्स्ट टाइम। यानी हम किसको धोखा दे रहे हैं? और विक्टिम कौन है? विक्टिम है वो अवाम। मियावाली आ जाए, घर था ना, आके देख। जुबानी बातें नहीं करना अच्छा नहीं लगता। इशू ये है कि वो बैठे हुए सबूत है, उन कौम के सामने सबूत है। तबाह हुआ, उनकी अगली जनरेशन तक को हमने तबाह करने की कोशिश की है। यार क्या ट्रांसफर पॉसिबल क्या 17 महीनों के अंदर वो बैठ के काम लगाने के अलावा कोई सबूत दिखाए? कितने पर्चे हुए हैं, कितने आपने बात पूरी होने दें। अदर साहब बात पूरी होने दें। रोकड़ी साहब आप कंटिन्यू करें सर। हजरत जब बोल रहे थे तो मैं खामोश था ना। जी। एक दूसरे का कम से कम यहाँ तो एहतराम कर।
आप झूठ बोल रहे हैं। अदर भाई रुकिएगा, अदर साहब रुकिएगा प्लीज प्लीज, मैं आपके पास आता हूं। बलोच साहब, गुजारिश ये है कि हम हर जुल्म को, हमने अपनी कौम को, हमने अपने बच्चों को, हमने उनके मुस्तकबिल इन लोगों ने तबाह कर दिए, और उसके बाद फिर आज भी उसी बयानिए के ऊपर है। अभी कभी देखेंगे ना पीपल्स पार्टी की तारीफ, कभी उसकी तारीफ, कभी उसकी, और इनका बयानिया क्या है, वही है कि एंटी स्टेट एलिमेंट्स को ये सपोर्ट करेंगे, और वही फ्रिक्शन। मुल्क मोहब्बत से बनते हैं, तामीर करने से बनते हैं, नस्लों की आबियारी की जाती है, और बैठे सारे मुल्क छोड़ के बाहर। इस मुल्क में जहर और इस मुल्क के बच्चों के ज़हनों को पोल्यूट करने के लिए साजिशें हो रही हैं, और ये सारे खुश बैठे। चले मैं मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा सर, मुझे शर्मिला साहब को शामिल गुफ्तगू करना है। मैम शर्मिला, मुझे बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो जलसे हैं, केपी में उन्होंने जलसा किया, पंजाब में भी उन्होंने कन्वेंशन किए, लोगों से रब्ते किए, सिंध जो है वो ज़ाहिर बात है आपकी मेजॉरिटी है, ये तासुर दिया जा रहा है और ये बात सामने आ रही है कि नून लीग अब जो है उन्होंने फैसला किया है सिंध जाने का, सिंध में मुख्तलिफ जमातों से उनके रब्ते हो रहे हैं, तो क्या सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा होगा? कहीं खतरा तो नहीं है सिंध में आपको? बलोच साहब, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अवाम में जा रही है, और अभी तो हमारी ऑफिशियली इलेक्शन की मुहिम शुरू नहीं हुई, वो 27 दिसंबर से शुरू होगी। लाड़काना से शुरू नहीं हुई। अब अगर PMLN अभी शुरू नहीं हुई है, दिस इज नॉट अ इलेक्शन कैंपेन, अभी तो हम वैसे ही अवाम राब्ता, ये जो हमारे जलसे और जो हमारे वर्कर्स कन्वेंशन, जो ऑफिशियली हमारी कैंपेन शुरू होगी वो 27 दिसंबर से शुरू होगी। PMLN सिंध आना चाहती है, 100 बिस्मिल्लाह, हम तो कहते हैं आए, हम कहते हैं कि आए, अपनी बात करें, अवाम के अंदर जाएं, सिंध में आए, रूरल सिंध में जाएं, कराची में जलसा करें, लाड़काना में जलसा करें। ये तो एक सियासी जमात का जमहूरी हक है, बैलेट पे डाका डालने की कोशिश ना करें। सियासी कैंपेन है, जो सियासी बयानिया है वो ज़रूर करें, लेकिन किसी पर ब्लेम जो है उसे ब्लेम गेम में ना आए, इदारों को जो है वो कसूरवार ना ठहराएं, बल्कि अपना जो बयानिया है वो आवाम के सामने पेश करें और उस बयानिए पर वोट लें। ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।